नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएसई और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो पीडीएफ है इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले और साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर लेंगे। तो आइए जो टॉपिक्स आज देखने जा रहे हैं उनको देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो आज टोटल 10 टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। पहला है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। तो ये एम के बारे में पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने, सेकंड पेपर का पार्ट है ना। स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये लगातार जो है सरकार के प्रायोरिटी में है और ये जो है हमारे समकालीन संदर्भों में देश की आवश्यकता से भी सिंक्रोनाइज्ड होता है। तो इसको देखेंगे हम लोग, पुराना टॉपिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है वो पाम ऑयल क्राइसिस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडोनेशिया वगैरह को देखते होंगे तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर के रूप में दिखाई देते हैं, एक्सपोर्टर भी है, कंज्यूमर भी है। तो उसने जो है अपने यहाँ सप्लाई क्रंच से, उसके यहाँ सप्लाई क्रंच हो गया, ठीक है ना। किसका? पाम ऑयल का क्राइसिस वहां देखा जा रहा है। तो उसके कारण उसने बोला कि भैया हम एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। और अगर वो एक्सपोर्ट बंद कर देगा तो पूरे वर्ल्ड में जब सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो वहां पर प्राइस हाइक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। उसी से संदर्भित है ये आपका, ठीक है। सेकंड पेपर, थर्ड पेपर दोनों में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद एमएसएमई सस्टेनेबल जो आपका सर्टिफिकेशन स्कीम है इसको देखेंगे हम लोग, ZED इसको बोलते हैं हम, है ना। इसके बाद ये आपका थर्ड पेपर का पार्ट है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इसके बाद सीवीड फार्मिंग की बात करेंगे, ये आपका थर्ड पेपर का पार्ट है। ये भी एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है ना। और ये आपका फार्मिंग से भी रिलेटेड है, जो आप देखते हैं मरीन सेक्टर जो देखते हैं उसके अंतर्गत देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद इंडिया के पावर सेक्टर के बारे में बात है, क्योंकि कोविड के कारण कई सारी माइनिंग्स में जो आपका उत्खनन वगैरह का काम था वो वहां पर प्रतिबंध लगाया गया था, है ना, कोविड के कारण। तो कई जगह जो है पूरे भारत में देखा जा रहा है कि कोल की सप्लाई में जो है वहां पर क्या हो गया, वहां पर क्रंच आ गया। कहने का मतलब जो आपूर्ति है उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया और अभी जो डिमांड है एनर्जी की वो बहुत ज्यादा है, पीक पे है। तो वहां पर डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो गया, तो उसके कारण ये आर्टिकल फिर से यहाँ रखा गया है। इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद राइस के बारे में बात करेंगे, ये भी थर्ड पेपर का पार्ट है। भारत सबसे बड़े जो आपके एक्सपोर्टर हैं उनमें से एक है राइस का, है ना, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो इसके बारे में कुछ डेटा है वो देखेंगे। वैसे भी ये मेन फूड क्रॉप है हम अपने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में भी, पूरे वर्ल्ड में भी, भारत की तो है ही है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद जो आपका ये ज्योग्राफी का भी पार्ट आएगा, क्योंकि आप ज्योग्राफी के कोर पार्ट में जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी जहां पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, वहां से भी ये आपका ओवरलैप होगा, ठीक है। इसके बाद फ्लेक्स जो फ्यूल व्हीकल्स है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी तरीके से कहीं अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ स्विच करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं जो है हमारे क्लाइमेट चेंज को, है ना, जो हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसी प्रॉब्लम्स को वो क्या कर रहा है और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो उनको मिटिगेट करने के लिए हमको जो है क्लीन एनर्जी की तरफ स्विच करना है। तो ये भी उन्हीं में से एक इनिशिएटिव, इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद CBSP जो आपकी स्कीम है, टूरिज्म, जो टूरिस्ट सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर उससे रिलेटेड है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करेंगे कि जो भी लोग यहाँ पर इंडल्ज है पहले से या नए लोग जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनकी किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनके अंदर किस तरीके से जो है अवेयरनेस
अवेयरनेस लाई जाए, कैसे उनको स्किल्ड बनाया जाए, ताकि जो टूरिज्म का सेक्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग मोबिलाइज कर सके। इसके बाद कोर सेक्टर की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक में से एक है, प्रीलिम्स में कई बार इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया है। इसको देखेंगे हम लोग। कोर सेक्टर का मतलब वो होता है कि ऐसा सेक्टर जिसपे इकोनॉमी के जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं वो आपके उन पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये उद्योग से रिलेटेड है, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद हीट वेव्स की बात करेंगे, लू वगैरह आप लोग सुनते होंगे, तो ये आपका ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे हम लोग। तो पहले टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो जो आपका एम 2.0 है, तो सबसे पहले जानने की जरूरत यह है कि इसका जो फेज 1 है ना, उसका जो सेकंड एडिशन है वो 28 अप्रैल 2022 से जो है इसका शुभारंभ किया गया। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब समझिएगा कि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो किसका है? नीति आयोग का है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें करते क्या है हम लोग, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सीधी बात है, जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इनोवेशंस हैं उनको हमको क्या करना, उनको हमको मोबिलाइज करना, उनकी खोज करना, ठीक है। फिर उसका जो है सिंक्रोनाइजेशन करना, किसके साथ सिंक्रोनाइज करना, जो आपके सोशल सेक्टर में जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो भी हमारी चुनौतियां हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए, है ना। कंटेम्पररी टाइम पे जो है उसकी रेलेवेंसी भी होनी चाहिए। तो कुल मिला के नवाचार से रिलेटेड है, उनको सर्च करना, उनको मोबिलाइज करना, फिर उनको पोषित भी करना, जिससे राष्ट्रीय महत्व को हम वहां पर से क्या कर सके, उसका दोहन कर सके, जो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का भी हो, नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, और जिसकी सामाजिक प्रासंगिकता भी हो। तो कुल मिला के ऐसा समझिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल होता है कि जो भी चुनौतियां हैं हमारे समक्ष, हमारी सोसाइटी के समक्ष, हमारे देश के समक्ष, तो उनका किस तरीके से इनोवेटिव सॉल्यूशन हम तलाशेंगे, उससे संदर्भित है। उसके बाद यहां पर जो इसका विजन है वो क्या है, तो टू फोल्ड है। पहली चीज कि जो आपके प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसमें जो भी आपकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, उनमें जो आपकी समस्या आ रही है ना, जिनका अपना सोसाइटी के संदर्भ में रेलेवेंस है ना, प्रोडक्टाइजेशन की बात कर रहे हैं यहां पर, और जो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उन चुनौतियों का समाधान कैसे करें। दूसरी चीज ये है कि नए सॉल्यूशन, नए समाधानों को कैसे बाजार में जो है वहां पर संपृक्त किया जा सके। ये भी कॉमर्शलाइजेशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, है ना। अर्ली कस्टमर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। कमर्शलाइजेशन बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, और भाषा जो है वो यहां पर बाइलिंगुअल यूज की जाती है ना। तो जब दिमाग में विचार स्पष्ट हो तो भाषा कभी अवरोध नहीं होती। इस चीज को मैंने कम से कम कई बार बताया है ना। 2 साल पहले भी जब ये करंट की सीरीज कर रहा था मैं, तब भी रेगुलर बता रहा था, है ना। तो कई सारे वीडियोज और सीरीज मैंने कर भी रखी है ना। तो उस तरीके से आप और भी देख सकते हैं, है ना। मेरी चीजों को काफी टाइम हो गया मुझे यहाँ पर, ठीक है ना, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, है ना। तो आप देख सकते हैं, पॉलिटी पापा वीडियो, शंकर आई, सब कुछ बना रखा है मैंने, वर्ल्ड हिस्ट्री भी बना रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी गरिमा बनाए रखे, आप लोग का सपोर्ट बनाए रखे, है ना। क्योंकि सिर्फ लाइक करना, शेयर करना ही जो है आपका ये जो सपोर्ट है, हम लोगों को मोटिवेट करना है ना। किसी भी कंडीशन में हम लोग करते हैं ये सारे काम। आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी था और 11 बजे से एंगेजमेंट भी मेरी, फिर भी मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें इसलिए नहीं बताई जाती कि आप लोगों का कोई सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो उसके इच्छुक होते हैं हम लोग, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हमारी टीम आपके लिए कितना काम करती है ना। तो आप लोग शेयर करें और लाइक करें और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी गोल की बात करें हम, एम की, तो सीधी बात है कि जो भी इनोवेशन से रिलेटेड जो भी आपके सेक्टर्स हैं, जो लोग वहां पर इंडल्ज है, उनको किस तरीके से टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट पे हम उनको जो है समाधान जो है वहां पर क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है वो किस तरीके से भारत का विकास किया जाए। विकास के जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्टर से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल है, स्वच्छता है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसको सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं आप लोग, आवास से रिलेटेड है, ऊर्जा है, मोबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये बात, ठीक है। उसके बाद जो अंतरिक्ष में जो भी एप्लीकेशन है, तो इन सब में हमको इनोवेशंस को कैसे हम प्रमोट करें, इससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो वर्तमान संदर्भ में यहां पर 7 सेक्टर्स में 18 जो आपकी वहां पर चुनौतियां हैं, 18 जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है, उन पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। चीजें वही आएंगी अब यहां पर। पहला ई मोबिलिटी है,
ठीक है, और उससे रिलेटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, सब देख जाइएगा इसमें। दूसरी चीज रोड ट्रांसपोर्टेशन। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन में किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को एम्बेडेड किया जाए जिससे सारी चीजों को ट्रैक किया जाए, है ना, और एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको भी कम किया जाए। फिर वहां पर क्लीन एनर्जी का यूज करें हम लोग, ठीक है, ऐसी चीजें होंगी ना, यही होगा रोड ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में उसके बाद जो है आपका स्मार्ट सॉल्यूशन जो है वहां पर दिया जाए, क्या डेवलप किया जाए, तो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, उसमें जो है एप्लीकेशन से संदर्भित जो भी चीजें हैं सारे सेक्टर्स में, और भी जो सेक्टर्स है वहां पर भी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, उनका यूज कैसे कर रहे हैं हम, जैसे एग्रीकल्चर है, वाटर है, फॉरेस्ट्री है, अर्बन अफेयर्स है, रोड ट्रांसपोर्ट है। नेविगेशन में जो नाविक बेस्ड आपका नेविगेशन सॉल्यूशन है जिसमें आईओटी एप्लीकेशंस है, वो इसके प्रायोरिटी में। नाविक क्या है जरा बताइए जरा, है ना, नाविक के बारे में भी सुना होगा, जैसे जीपीएस वगैरह होता है, ये कुछ है क्या, नाविक क्या है आपका, है ना, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सैनिटेशन जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो है यहाँ पर, ठीक है। तो स्वच्छता तकनीकी, जैसे समझ लीजिए कि वेजवाड़ा जो आपके विल्सन थे, जो अपने सिर पे लेके मैला ढोने वाले लोग हैं, सेप्टिक टैंक वगैरह की सफाई वगैरह करते हैं, तो लोग अगर खुद जाते हैं तो वहां पर वो उनके लिए बहुत ज्यादा जो है ऋणात्मक प्रभाव डालती है, शरीर के लिए, बॉडी के लिए कई सारे रोगों को जो है वो वहां पर जो है प्रसारित करती है। तो उसकी सफाई का जो काम है अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोबोट वगैरह से करने लग जाए या किसी इक्विपमेंट से, तो ये इस समस्या का समाधान कर पाएंगे हम लोग। तो उस तरीके के नए जो नवाचार हैं, या जो आपके सेप्टिक टैंक है, मैन होल है, उनकी सफाई को जो है मैकेनाइज्ड कर दिया जाए तो उससे लोगों के जीवन की रक्षा होगी, तो ये भी प्रायोरिटी में है। इसके बाद मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट है ही है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट है कि इसमें भी जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट भी आ जाएगा आपका, सारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आएगा, और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो जो भी वेस्ट है उसको वेस्ट टू यूज मॉडल में हम कैसे कन्वर्ट करें, जैसे कि नार्डिक कंट्रीज करती हैं। दूसरा आर्टिकल जो है पाम ऑयल क्राइसिस, बिल्कुल सिंपल सा है कि अभी इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट को अपने यहां जो है प्रतिबंधित कर दिया है। कारण यह है कि इंडोनेशिया जो है पाम ऑयल में वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है, और कंज्यूमर भी है, ठीक। अब क्या हुआ है कि इसके यहां भी जो है कमी हो रही है इसकी, तो इसने बोला भैया हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पहले अपनी कंट्री में जो है सप्लाई को जो है वो इंश्योर कर ले, तब तो हम एक्सपोर्ट करें। तो इन्होंने जो है बैन कर दिया है अभी पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को। तो इससे सीधी बात यह है कि अब जो इसकी कीमत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां पर यूएन का एक डेटा है कि जो फूड प्राइसेस हैं मार्च में अगर ग्लोबली देखा जाए तो उनमें जो प्राइस में हाइक देखा गया 13% है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है पाम ऑयल का, तो सीधी बात है कि एडिबल ऑयल है, इसका यूज किया जाता है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो वेजिटेबल ऑयल जो यूज किया जाता है वो आपका पाम ऑयल है। ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें 2020 में तो 73 मिलियन टन था। यूएस का जो आपका डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। उसके बाद 2022 में जो पाम ऑयल का एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है 77 मिलियन टन है। इसके बाद जो कॉस्मेटिक्स है, प्रोसेस्ड फूड्स है, केक है, चॉकलेट है ना, सोप, शैम्पू, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, बायोफ्यूल्स, तो इन सब में भी जो है इसका जो है यूज वगैरह होता है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये महत्व बताया जा रहा है कि भैया पाम ऑयल का महत्व क्या है ना, ये बताया जा रहा है। इसके बाद ये कि रीजन क्या है इसके प्राइस को बढ़ने का, है ना। तो देखिए सीधी बात है कि यहाँ पर जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है वो तो है ही है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि जो सप्लाई डिमांड का जो आपका पूरा साइकिल है वो क्या हो गया, आपका मिसमैच हो गया, सीधी बात है। तो डिमांड जो है सरपास कर गई होगी सप्लाई को, जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड है, तभी तो चीज महंगी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका कारण क्या है कि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई की जो आपूर्ति है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि इसमें जो है वो कई सारे क्राइसिस है, कोविड का भी कारण है, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस का भी कारण है, बहुत सारे जो वहां पर है वो कारक वहां पर विद्यमान है। अब मांग में वृद्धि हुई कम आपूर्ति के कारण, है ना। तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना क्या है आपका, वहां पर सोयाबीन ऑयल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां मौसम खराब होने के कारण इस साल सोयाबीन का जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो कम हो गया, ठीक है ना, कम हो गया, वहां पर उत्पादन कम होने की उम्मीद है, इसका ये एक कारण है, ठीक है ना। इससे जो है सप्लाई डिमांड जो है आपका उसका साइकिल डिस्टर्ब हो रहा। उसके बाद पिछले साल वहां पर ड्रॉट जैसी कंडीशन हो गई, तो कनाडा में जो आपका कैनोला जो आपका ऑयल होता है, जो वेजिटेबल ऑयल है, उसके प्रोडक्शन में भी कमी आई। फिर तीसरा सबसे मेन कारण रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस तो है ही, उसके कारण जो सनफ्लावर की जो आपका ऑयल है उसकी जो सप्लाई है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। अब जो आपका पाम ऑयल है इसका सेकंड लार्जेस्ट जो आपका प्रोड्यूसर है और जिसको सप्लायर भी बोलते हैं वो मलेशिया है। तो वहां पर भी ऐसा अनुमान है कि इस साल जो है
उम्मीद से कम उत्पादन होना है वहां पर, है, मतलब वहां पर भी प्रोडक्शन कम होगा। इसके बाद जो प्रेसिडेंट है आपके इंडोनेशिया के, उन्होंने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके की जो है वो एक्शन लिया है। नॉर्मल सी चीज है। अब इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो सीधी बात है, इंडिया जो है आपका बिगेस्ट इंपोर्टर है आपका पाम ऑयल का ग्लोबली। 40% हम वेजिटेबल ऑयल जो हम टोटल जो कंजम्पशन करते हैं, तो वनस्पति तेल की खपत का 40% हिस्सा जो है अकेला जो है भारत जो है वो उसको यूज कर रहा है। पहली चीज ये समझिएगा, ये नॉर्मल सी चीज हो गई। अब देखिए बिगेस्ट इंपोर्टर में से अगर एक है, अगर डेटा भी हमको याद नहीं है, तो सीधी बात है कि अगर हम बहुत बड़े आयातक हैं और वहां पर सप्लाई में कोई भी हर्डल आता है, वहां पर किसी भी तरीके का संघर्ष आपूर्ति जो चक्र है उस पर अगर उपस्थित होता है या दृष्टिगत होता है, तो क्या होगा, उससे हमको तो प्रॉब्लम होनी ही है। ठीक है, तो भारत की जो अपनी टोटल ईयरली जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका आधा हिस्सा लगभग 8.3 मिलियन टन जो पाम ऑयल है हम इंडोनेशिया से लेते हैं। तो इंडोनेशिया ने अगर वहां बैन कर दिया तो हमारे यहाँ तो प्राइस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, नॉर्मल सी चीज है। इनमें से एक आध दो डेटा हमको रखना होता है, सारे डेटा रटने नहीं है। उसके बाद भारत में पहले ही इन्फ्लेशन जो है, अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड हाई होलसेल इन्फ्लेशन है, अभी होलसेल इन्फ्लेशन हमारा रिकॉर्ड हाई पे है। इसके बाद इस तरीके का बैन इंपोज कर देगा अगर इंडोनेशिया, तो उसके कारण हमारा सप्लाई जो होगा वेजिटेबल ऑयल का, वहां पर और क्या हो गया, शॉर्टेज हो जाएगी, है ना। तो इससे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है ना। तो अगले 3-4 महीने में भारत को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के संदर्भ में, ठीक है ना। इसके बाद एमएसएमई जो सस्टेनेबल जेडीडी सर्टिफिकेशन स्कीम है, तो भैया इसको लॉन्च किया है अभी, है ना। तो ये स्कीम है क्या, तो सीधी बात ये है कि ये फैसिलिटेट करने के लिए किसको, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं आपके, ताकि वो अडॉप्ट कर सके किसको, ये वर्ड काफी पुराना है, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, है ना। ठीक है, सीधी बात है, यहां मोटिवेट करने के लिए एंड इंसेंटिवाइज करने के लिए जो इस तरीके की सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है, ताकि जो एमएसएमई चैंपियंस हैं उनको जो है प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, तो जो भी ये एमएसएमई सेक्टर है उसमें जो है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की जो आपकी प्रथा है उसको अपनाया जाए। अब इस तरीके का जो सर्टिफिकेशन है उससे कई सारा जो आपका लीकेज है या जो अपव्यय होता है उसको हम कम कर सकते हैं, और उससे होगा क्या, अल्टीमेटली की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम एनहांस कर पाएंगे, और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हमारी अवेयरनेस है उसको भी बढ़ाएंगे हम। तो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे और बाजारों का विस्तार भी कर पाएंगे। नॉर्मल से पॉइंट है, कुछ भी नई चीजें नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो इसका उद्देश्य क्या है, तो सीधी बात है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भारत के संदर्भ में एमएसएमई सेक्टर के लिए एक रोड मैप रेडी करना। तो जो ये जेडीडी है, ये ना केवल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा बल्कि परफॉर्मेंस में भी सुधार करेगा, और जो मैन्युफैक्चरर है उनकी जो एक माइंडसेट है उसको चेंज करेगा, और पर्यावरण के प्रति जो है उनको और अधिक जागरूक बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब एमएसएमई के संदर्भ में अगर देखें तो चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहली चीज ये है कि यहां पर वाइबल क्रेडिट जो है प्रोवाइडर्स का अभाव है, मतलब ऋण प्रदाताओं का जो व्यवहार रूप में ऋण प्रदाताओं का अभाव है। दूसरा, क्रेडिट प्रोडक्ट्स यहां पर एब्सेंट है। ठीक है ना, ये जो स्कीम है जैसे कि माइक्रो इंश्योरेंस हो गया, है ना, वो हेल्प करता है एंटरप्राइजेस को। मान लीजिए कि बिजनेस डाउन टर्न का टाइम है ना, व्यापार में मंदी का दौर चल रहा है, ठीक है ना, तो उनके संदर्भ में जो है वो क्या करेगा, ऋण उत्पाद हो गया, सूक्ष्म बीमा जैसी योजनाएं जो एब्सेंट है आपकी, तो वो क्या करेंगी कि उद्यम जो है, जो भी इंटरप्राइजेस हैं, तो जब वो व्यापार कर रहे हैं और मंदी का टाइम है पूरे वर्ल्ड में, है ना, तो उससे निपटने में ये मदद करती है ना। चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल से पॉइंट है ये आपके। तो एब्सेंस अगर होगा क्रेडिट प्रोडक्ट का और स्कीम्स का, तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा, उनको फिर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सीधी बात है, ये याद रखिएगा ना, क्रेडिट ही नहीं होगी तो कोई आदमी बिजनेस कैसे करेगा, कैपिटल क्रंच हो जाएगा, उसके पास फिक्स कैपिटल की भी कमी हो जाएगी, रनिंग कैपिटल की भी कमी हो जाएगी, तो बिजनेस को रन कैसे करेगा। दूसरा ये है कि यहां पर जो आपका पेमेंट में डिले होता है, तो उससे वर्किंग कैपिटल में जो है परसिस्टेंट क्रंच देखा जाता है। वही दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट है। जीरो डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्शन मैकेनिज्म है, प्रोडक्शन जो आपका मैकेनिज्म है उसमें कोई दोष ना हो, कोई भी जो है उसमें ड्रॉबैक ना रहे। जीरो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एनवायरमेंट पे कोई जो है एडवर्स इंपैक्ट ना डाले, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, है ना, तो कोई भी जो है एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट ना पड़े उससे, है ना। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, तो सीधी बात है कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे लोगों को, एनवायरमेंट में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जाएगा, तो हम वहां पर भी क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद चाइना जो है अपने कारखाने में क्या कर रहा है, देखिए चाइना जो है सीधी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी जो पूरी इकॉनमी है विनिर्माण से संदर्भित है, और विनिर्माण को वो एक्सपोर्ट करता है, जो भी प्रोडक्ट जो है वो वहां पर विनिर्मित करता है, जो भी उत्पाद उसको क्या करता है वो वहां से एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वहां पर जो है बेहतर गुणवत्ता वाले जब उत्पाद होंगे तो उसके माध्यम से हम चाइना को कंपीट कर पाएंगे। ठीक है, अब चाइना में भी धीरे धीरे लेबर बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो अब भारत जो है उसको कंपीट कर पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर जो अगर आप कोई भी क्वालिटी जो है किसी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, है ना, तो लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं हम उनको अट्रैक्ट कर पाते हैं कस्टमर्स को, ये भी ठीक बात है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन है आपका, है ना, उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से हमेशा अगर वो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में भी पॉजिटिव है उसका इंपैक्ट, तो उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर होता है। उसके बाद जो आईपीआर से रिलेटेड सर्टिफिकेशन है ना, वो भी इंश्योर करेगा, वहां पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, वेस्टेज को कम करेगा। ठीक है, क्या होगा कि भैया आईपीआर को भी हम इंश्योर कर देंगे, उनको सर्टिफिकेशन दे देंगे, तो उससे जो अपव्यय है, जो वेस्टेज है वो कम होगा, प्रोडक्टिविटी यहां से भी बढ़ेगी। उसके बाद यहां पर ऊर्जा दक्षता इंश्योर होगी, वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा, है ना, बेटर जो प्रोडक्शन है उस जो बेटर प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम अप्लाई कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, है ना, इस तरीके से पॉइंट्स को लिखा जाता है। ठीक है ना, अब ये जो है एनवायरमेंटल जो अगर इसका एस्पेक्ट देखेंगे तो पर्यावरणीय संदर्भ में इसका धनात्मक अगर प्रभाव है तो इससे क्या होगा, ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत उनको ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट दे सकेंगे, है ना। और भी आप देख सकते हैं पैट वगैरह आपने देखा होगा, है ना, जो आप देखिए कि क्योटो के अंतर्गत कई सारे फंड की व्यवस्था है, बताइए जरा कौन कौन सी है ना, NX1 कंट्री क्या होती है, NX2 कंट्रीज क्या होती है, इसमें किस तरीके से हमारे यहाँ जो दिल्ली में मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो किस तरीके का प्रोजेक्ट है बताइएगा जरा। ठीक है ना, तो उसी तरीके से क्या इनको भी यहाँ से फंडिंग मिल पाएगी, बिल्कुल मिल पाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो JDD जो मार्क है ना, वो ग्लोबली जो है उनको एक तरीके से जो स्टैंडर्ड्स है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, उनसे भी सिंक्रोनाइज करके वैश्विक संदर्भ में भी प्रतिस्पर्धी बनाएंगे, उनकी जो छवि है वो अच्छी करेगी, तो एक तरीके से ब्रांड डेवलप होगा वैश्विक आधार पर। ठीक है ना, इसके बाद जो सर्टिफिकेशन है वो सीधी बात है जिम्मेदार बनाता है निर्माता को, विनिर्माता बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर जो है उनको अकाउंटेबल भी बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल भी बनाएगा, और ये सस्टेनेबल जो है बिजनेस को भी इंश्योर करेगा। ठीक है ना, और नॉर्मल सी चीजें, नई तकनीकों को बढ़ावा देगा, नए समाधान को जो है वहां पर प्रदान करेगा, तो बिल्कुल नॉर्मल से पॉइंट है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। सीवीड फार्मिंग की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, अभी तक शुरू नहीं हुआ है लेकिन इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो समुद्री शैवाल होते क्या है, तो प्रिमिटिव है, मरीन नॉन फ्लावरिंग आपका मरीन एल्गी है, इसमें रूट स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका लार्ज सीवेड है, सीवीड्स जो जिसको बोला जाता है, ये फॉर्म करता है डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट, जिसको बोला जाता है कैल्प फॉरेस्ट, बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है ये आपकी। ठीक है ना, तो ये अंडर वाटर जो है आपकी एक तरीके से ऐसा समझिए कि अंडर वाटर नर्सरी के रूप में काम करता है ना, किसके लिए, जैसे फिश है, स्नेल है, सी अर्चिन्स वगैरह है, उनके लिए। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो भैया ये कंटेन करता है आयोडीन भी और आपका टायरोसाइन भी, ये सपोर्ट किसको करेगा, थायराइड फंक्शन को। उसके बाद ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन और मिनरल्स का, है ना, ये कंटेन करता है आपका प्रोटेक्टिव जो आपके एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें फाइबर भी होता है, तो गट हेल्थ को भी जो हमारे ये सपोर्ट करता है। इसके बाद ये वेट को लूज करने में, जो हार्ट डिजीज होते हैं उनके रिस्क को कम करने में, टाइप 2 डायबिटीज को भी जो है ठीक करने में इसका यूज किया जाता है, ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और ये ब्लड शुगर जो लेवल होता है उसको भी इंप्रूव करता है। इसकी जो फार्मिंग है ना, उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये एक तरीके से कल्टीवेशन है और हार्वेस्टिंग है ना, ये सीधी बात बोल रहा है कि उस तरीके की प्रैक्टिस जिसके अंतर्गत कल्टीवेट भी किया जाता है, हार्वेस्ट भी किया जाता है, किसको, सीवेट को। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका, ये कंसिस्ट करता है आपका जो आपके नेचुरली फाउंड बैचेस हैं उनको, प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले पैच बोलते हैं इसको, बैच लिखा हुआ है, उसका प्रबंधन जो है इसमें शामिल है। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, नॉर्मल सी चीज है। ये इसका जो मोस्ट एडवांस फॉर्म होता है उसके अंतर्गत क्या क्या होता है, तो उसमें फुल्ली जो है या पूर्णतः नियंत्रण किया जाता है एल्गी के लाइफ साइकिल को। तो उसमें जो है जो आपका उन्नत रूप है उसमें शैवाल के जीवन चक्र को पूरी तरीके से नियंत्रित करना भी शामिल होता है। इसके बाद 2021-22 के बजट की बात करेंगे तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना, जो निर्मला सीतारमण जी ने तमिलनाडु में एक जो है आपका मल्टीपर्पज या बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की भी घोषणा की थी। उसके अंतर्गत ये बोला गया कि जो तटीय क्षेत्र में रहने वाली कम्युनिटीज हैं
उनके जीवन स्तर को बदलने की इनके अंदर का ये आपकी क्षमता है। किसकी बात कर रही थी वो? समुद्री शैवाल की। और उन्होंने बोला कि ये जो है एक ऐसा इमर्जिंग सेक्टर है जो आपकी कोस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज है उनके पूरे जीवन स्तर को बदल सकता है, उनकी जो आय है, प्रति व्यक्ति आय जो बोलते हैं उसको बढ़ा सकता है, उनके जीवन स्तर में सुधार कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पावर सेक्टर से रिलेटेड इंडिया में। तो सीधी बात है कि अब थर्मल पावर प्लांट्स जो है उनकी एफिशिएंसी पे बात हो रही है। ये बोल रहे हैं कि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना आवश्यक है ना, और उनके जो लॉसेस है उनको कम करने की आवश्यकता है। इस तरीके की बातें हो रही है, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। बोला जा रहा है कि रेगुलेटर्स को इस तरीके का अधिकार दिया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो लास्ट ईयर अगर अक्टूबर की बात करें और अभी बिगिनिंग की बात करें अप्रैल 2022 को, तो यहां भारत जो है विटनेस है किसका? यहां पर पावर शॉर्टेज देखी गई है। ठीक है, पावर शॉर्टेज देखी गई है कोयले की कमी के कारण। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लिखा गया कि 6 महीने बाद, है ना, 6 महीने बाद की बात करें तो हम एक ऐसे जो है ऐसे स्क्वायर में आ गए हैं, मतलब इसको ऐसा समझिए कि राज्यों में कोयले की कमी के कारण बिजली कटौती की खबरें लगातार आ रही। भैया कोयला ही नहीं होगा तो हमारे यहाँ लगभग 70% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है आज भी थर्मल पावर प्लांट जो है फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर कोयले की कमी हो गई तो सीधी बात है कटौती करना पड़ेगा, बिजली है ही नहीं तो देंगे कहां से। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि जो महंगा कोयला है, अब कोयला कम है, जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। सीधी बात है, हीरा महंगा क्यों है, सोना महंगा क्यों है ना, जो चीज कम है वो महंगी है। अब जब कोई चीज कम हो गई तो वहां पर बिडिंग होगी, बिडिंग होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मैंने कई बार इकोनॉमिक्स का ये आपको फंडा बताया है। वही चीज यहां पर है कि यहां पर एक्सपेंसिव कोल और पावर के लिए यहां पर क्या है, भीड़ भगदड़ मची हुई है। ठीक है ना, अब यहां पर आप देखेंगे कि कोयले स्टॉक की भी, कोल स्टॉक में भी कमी है। उसके बाद भारत में मार्च में ऊर्जा में जो पीक डिमांड है वो बहुत ज्यादा देखी गई, मतलब डिमांड जो है पीक में है, ऊर्जा की मांग में अचानक वृद्धि भी देखी गई है। अगर इतिहास की बात करें तो रिकॉर्ड में सबसे बड़ा गर्म महीना भी हमारे यहाँ ये रहा है। तो अब जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपके नेगेटिव इंपैक्ट है वो भी देखे जा रहे हैं। भैया 21 फरवरी से ही इतनी भयंकर गर्मी हो गई। ठीक है ना, नौतपा वतपा तो दूर चीज हो गई अब। ठीक है, अब धीरे धीरे सीजन्स भी, जो भारत में भी इतने सारे सीजन से धीरे धीरे आप देखिए ठंडी का टाइम भी कम हो रहा है, गर्मी का भी कम हो रहा है, बारिश भी जो है वो कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि, इस तरीके की समस्याएं देखी जा रही। तो एक्सट्रीम जो आपकी क्लाइमेटिक या वेदर कंडीशंस हैं वो देखी जा रही हैं। ठीक है ना, इसके बाद यहां पर ये देखा गया है कि मार्च के मध्य में बिजली की जो पीक डिमांड थी 199 गीगावाट तक जो है वो देखी गई है। भारत में लगभग 200 गीगावाट जो है कोयला आधारित उत्पादन होता है। जो देश में टोटल जो कुल उत्पादित बिजली का भाग है वो 70% है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है ना, नॉर्मल से पॉइंट है। इसके बाद आप देख जाइएगा कि जो 90% से अधिक बिजली है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से जो है उसको जो इंश्योर किया जाता है। ठीक है ना, जो आपके पावर के संदर्भ में जो डिस्कॉम कंपनियां वगैरह करती है, तो इसके कारण क्या होता है कि डिस्कॉम कंपनियों को इंसेंटिव जो है इसमें कम मिलता है ना, डिस्कॉम, तो इससे डिस्कॉम कंपनियों को भी घाटा होता है, वो बात बता रहे। इससे भी सप्लाई डिमांड जो है वो क्या होता है, वो बेमेल हो जाता है। आपका जो आपका साइकिल है, चक्र जो होता है वो असंतुलित हो जाता है। इसके बाद डिस्कॉम का टोटल लॉस देखेंगे ना आप लास्ट 2 डिकेड में, तो भलाए सेक्टोरल रिफॉर्म भी हुए तो भी उनको 21% का लॉस है। इसके बाद आप देखेंगे कि देश में अब विकास जो आप बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करना है, हमको इस तरीके की टेक्नोलॉजी लाना है ना, हमको इस तरीके का डेवलपमेंट करना है, तो भैया आपको जो बिजली की आवश्यकता है उसकी मांग में तो वृद्धि देखी जाएगी, है ना। तो सीधी बात है कि हमारे देश में अगर समुचित रूप से विकास करना है कंटेम्पररी टाइम के हिसाब से, समकालीन संदर्भों में, तो हमारे यहाँ बिजली की मांग में लगातार वृद्धि जो है वो अपेक्षित है ना। तो उस तरीके से हमको देखने की आवश्यकता भी है। रशिया और यूक्रेन के जो आपके कॉन्फ्लिक्ट का प्रभाव यहां पर भी देखा जाएगा। सीधी बात है कि कोयले की आपूर्ति में कमी हुई तो इसकी कीमतें जो है वो कैसे हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है ना, स्काई रॉकेटिंग जिसको बोल रहे हैं ये आपके। इसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 की बात करें तो भारत में जो इंपोर्टेड कोल था उसकी लागत जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 35% तक अधिक होने की उम्मीद है। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अगर जो कोल की जो आपकी सप्लाई है उसको सिक्योर रखने के लिए जो बिजली के उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं आपके, उन्होंने जो इसके प्रीमियम का भुगतान किया है वो 300% तक किया। आप खुद समझिए। इसके बाद स्टेप्स क्या लिए गवर्नमेंट ने, तो सीधी बात है कि भैया डायरेक्शंस दिए हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाए कैप्टिव माइंस में। ये कैप्टिव माइंस क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद यहां पर जो आपके नॉन पावर सेक्टर है
है ना। यहां पर राशनिंग करनी है आपको कोल की। इसके बाद जो प्राइस कैप है वो 12 रुपए पर यूनिट जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेड में रखा जाए एक्सचेंज में, है ना। उसकी जो ऊपरी सीमा है, जो अपर सीलिंग है, वो कर रहे हैं यहां पर। आगे का रास्ता क्या है, तो सीधी बात है कि हमको इस तरीके के वैकल्पिक ईंधनों की आवश्यकता है कि जब भी इंटरनेशनल या आउटर कोई शॉक लगे तो हम उससे बच सके। दूसरी चीज, हमको जो सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोल की एक उस तरीके का वाइबल इकोसिस्टम मैनेज करने की आवश्यकता है, बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद हमको इस तरीके का मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है कि इफेक्टिवली जो है बिजली संयंत्र जो है वो आपके काम करते रहे लगातार, ठीक है। फिर इनका जो है स्मार्टली किस तरीके से इनको इवैल्यूएट करें, इसमें किस तरीके से मांग के प्रबंधन को जो है हम सक्षम बनाएं, है ना। डिस्कॉम के माध्यम से, डिस्कॉम की बात कर रहे हैं, वहां उस एंगल पे भी काम करने की आवश्यकता है। फिर हमको हमारे पास ऐसा पूर्वानुमान भी होना चाहिए कि मान लीजिए कोई भी अगर इस तरीके की अनसर्टेनिटी आ गई तो हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजिक रिजर्व हो कि हम भैया उसको जो है उस तरीके से जो है वहां पर उसके जो मांग में व्यवधान हुआ है उसको हम किस तरीके से वहां पर समाधान जो है वो उत्पन्न करा सके, प्रोवाइड करा सके, उपलब्ध करा सके, है ना। फिर हमारे यहाँ कंजम्पशन के बिहेवियर को भी जो है सुधारने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से कंजम्पशन को भी रैशनल बना सकें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकें, ठीक है। इसके बाद डिस्कॉम घाटे को कम करने में ऑलरेडी मदद मिलेगी अगर जो आपके रेगुलेटर्स हैं अगर उनको एम्पावर्ड कर दिया जाए। उसके बाद जो बढ़ती जलवायविक जो भी आपके एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन, उनके नेगेटिव इंपैक्ट, फिर जो आपके जियो पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है तो उसको उसके संदर्भ में भी हमको जो है रोड मैप बनाने की जरूरत है कि उस तरीके की अगर अनसर्टेनिटी आ जाए तो हम किस तरीके से जो है अपने देश में जो है वो बिजली की आपूर्ति को सतत रूप से बनाए रखें। तो दीर्घकालिक रोड मैप की भी यहां पर जरूरत है ना। इसके बाद चावल के संदर्भ में टॉपिक है, तो सीधी बात है कि अभी हम जो है भारत जो है सबसे बड़े एक्सपोर्टर में शामिल है ना। और ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी है, उसने बताया कि भारत का जो शेयर है ग्लोबल जो आपका राइस एक्सपोर्ट है 2020 में उसमें 30.7% है। उसके बाद थाईलैंड है 14.5%, फिर वियतनाम है 10.2%। तो भैया भारत सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है चावल के। अब ये एक स्टेपल फूड है और भारत की नहीं, केवल भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लगभग आधी जनसंख्या को ये क्या करती है, उसकी आबादी का मुख्य भोजन है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कल्टीवेटेड ग्रेन भी है ये, प्लैनेट की बात करें अगर तो। और पॉपुलर क्रॉप है कहां पर, एशियन कंट्री में। सीधी बात है भारत की भी मुख्य खाद्यान्न फसल है, खरीफ की फसल है, रबी के सीजन में भी कई जगह किया जाता है इसकी खेती, है ना। और वो इरिगेशन के संदर्भ में किया जाता है, इरिगेशन की जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वहां पर, क्योंकि ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है यहां पर। इसके बाद जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है कंट्री का उसमें से 1/3 जो एरिया है वहां पर राइस का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है भारत में आप देखेंगे बहुत सारे इसके उपभोक्ता भी हैं, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो राउंड द ईयर भी इसका जो है कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। रबी सीजन में भी इसकी खेती की जाती है ना। किसके संदर्भ में, तो भैया सिंचाई वगैरह के द्वारा। इसके बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, तो भैया टेम्परेचर की आवश्यकता इसको होती 22 से 32 डिग्री की, है ना। ये ट्रॉपिकल जो आपका एरिया है उसी की फसल है, ठीक है। इसमें ह्यूमिड कंडीशन की आवश्यकता होती, मंथली टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। रेनफॉल की रेंज यहाँ 150 से 300 सेंटीमीटर है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर रेनफॉल जो है वो कम है, लेकिन राइस को वहां पर ग्रो किया जाता है इरिगेशन के माध्यम से। लेकिन ये जो है एग्रो क्लाइमेटिक जो आपका जोन होता है उसके संदर्भ में अगर ये खेती नहीं की जाती तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद सॉइल कंडीशन की बात करें अगर इसमें, तो कई सारी मिट्टियों में इसको उगाया जाता है, लेकिन जहां पर डीप क्ले सॉइल होती है, लोमी सॉइल होती है, वो इसके लिए आइडियल कंडीशन को क्या करती है, जो आदर्श परिस्थिति है उसको जनरेट करती है, उसको उत्पन्न करती है। इसके बाद राइस कल्टीवेशन की बात करें तो लेबर इंटेंसिव है भैया ये, और ये मशीनीकरण के लिए मतलब जो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर उससे बहुत ज्यादा उसके लिए जो है उपयुक्त नहीं, तो ये श्रम साध्य है, मतलब ये लेबर इंटेंसिव है आपकी, ठीक है। भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर की बात करें, लेकिन सबसे बड़ा निर्यातक की बात करें तो दुनिया भर में सबसे बड़ा निर्यातक हमारा भारत है। भारत में वेस्ट बंगाल जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। इसके बाद अगर बात करें ग्लोबल राइस स्टैटस की जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपकी, है ना, जो आंकड़े हैं, तो इसमें वैश्विक चावल निर्यात का मूल्य देखें तो 2020 में
26.8 बिलियन डॉलर था। और स्टैटिस्टा है, एक आध दो आपको डेटा रखना है, सब अलग अलग फर्म के डेटा नहीं याद रखना है हमको, एक दो रहेंगे हमारा काम हो जाएगा। 2021-22 में भारत में 18.75 मिलियन टन चावल का निर्यात किया गया था भारत के द्वारा। थाईलैंड दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, वियतनाम के साथ एक कड़ी टक्कर में है वो। कोई भी देश दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक के रूप में भारत की जो अवस्थिति है उसको भी चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, ये सब पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद भारत 2021 में रेडी है कि जो चावल निर्यात है वैश्विक संदर्भ में उसमें 2/5 पार्ट का जो है रिप्रेजेंटेशन करेगा वो, है ना। भारत के लिए जो पारंपरिक बाजार रहा है ना, ऐतिहासिक संदर्भ में भी, तो मिडिल ईस्ट है और नदर्न अफ्रीकन जो आपका एरिया है, रीजन है, वो है। 2020-21 में बात करें तो भारत ने जो आपका गैर बासमती राइस है उसको 9 वैश्विक बाजारों में भेजा है, जहां पर निर्यात या तो पहली बार किया जा रहा है या फिर पहले वहां पर शिपमेंट वगैरह जो है हमारा नेग्लेजिबल था। वॉल्यूम के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड तो सीधी बात है, और बेटर परफॉर्मेंस की आवश्यकता है, इसके लिए लोगों को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ना। उनको बताया जाना ये भी आवश्यक है कि भैया एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से आप करिए, ताकि जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम क्या कर सके, वहां से इंश्योर कर सके, ठीक है। और जो एक्सपोर्टर्स हैं राइस के अंतर्गत, उनको 1% ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो है 3 से 5% की जाए, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा डेटा याद रखें कि वहां पर अगर उसको भी बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, उनको भी इंसेंटिवाइज किया जा सकेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और जो आपके निर्यातक होंगे वो अपने शिपिंग लॉसेस को भी कम कर पाएंगे। इसके बाद फ्लेक्स जो आपके फ्यूल व्हीकल्स है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री आपका प्रोडक्शन है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है उसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो लाया है इंसेंटिवाइज करने के लिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि एक्सेलरेट कर सके हम लोग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को। तो सीधी बात है, ये व्हीकल क्या है, तो ये रन होंगे आपके फ्लेक्सिबल फ्यूल में। इसका मतलब ये कि कॉम्बिनेशन होगा पेट्रोल का, एथेनॉल का, और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम 100% एथेनॉल को भी। अभी भारत का जो एम है अचीव करने का E10 का मतलब ये कि 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे हम 2022 तक, और 20% जिसको E20 बोल रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 2025 तक। बायो एथेनॉल जो है वो कंटेन करता है लेस एनर्जी पर लीटर की बात करें, लेकिन पेट्रोल के कंपैरिजन में अगर बात करें तो कैलोरीफिक जो वैल्यू है वो बढ़ाई भी जा सकती है उसमें, टेक्नोलॉजी को एडवांस करके, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद इसके अंतर्गत एक इंटरनल जो है, ये जो प्रक्रिया की बात करें कि आंतरिक दहन, जिसको इंटरनल कंबशन बोलते हैं इंजन में, है ना, तो वो ऑपरेट कर सकता है गैसोलीन में, और या फिर ब्लेंड में गैसोलीन और एथेनॉल के। तो ये सब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये प्ले कर सकता है आपका पोटेंशियल रोल, जो रिड्यूस करेगा भारत की डिपेंडेंसी जो आपके ट्रेडिशनल हमारे फ्यूल्स हैं या जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, और उसके बाद ये जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑयल इंपोर्ट पे विदेशों पर, वो भी कम करेगा, ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूट्स जो है हमारे उस पर अगर हम स्विच करते हैं, जैसे एथेनॉल है, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये भारत के जो ग्रोइंग कमिटमेंट्स हैं, चाहे INDC हो, चाहे जो हमने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो हमारा लक्ष्य रखा है, तो इन सबको जो है वो प्राप्त करने में हमारी हेल्प करेगा, है ना। इसके बाद जो 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग है व्हीकल्स में, वो सीधा 50% जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन है उसको रिड्यूस करेगा। तो कहीं ना कहीं जो हम पॉल्यूशन है हो रहा है फॉसिल फ्यूल से, अनबर्न्ड जो आपके हाइड्रोकार्बन से, उनको भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। तो जो रोग है जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे नेगेटिव इंपैक्ट, और भी कई सारे रोग हैं, तो उनको भी हम क्या कर सकेंगे, एड्रेस कर पाएंगे, उनको कम कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स है वो एडिशनल इनकम भी जनरेट करेंगे, किसको, फार्मर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद जो आत्मनिर्भर भारत हमारा अभियान है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसके भी संदर्भ में ये आपका क्या, उससे भी सिंक्रोनाइज्ड है। और एथेनॉल को जो हम लोग काफी टाइम से प्रमोट कर रहे हैं उसको भी ये आपका सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो एक जो आप समझेंगे कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में इसके पॉजिटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। इसके बाद CBSP स्कीम है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये आपका। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने इंप्लीमेंट किया स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसके लिए, जो टूरिज्म सेक्टर में आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इस स्कीम के अंतर्गत, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और सनराइज इंडस्ट्री भी है ये आपकी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ अपेक्षित रूप से अभी इसका विकास भी नहीं हुआ है। तो योजना की आवश्यकता क्यों है, तो सीधी बात है कि बहुत सारे जो लार्ज सेगमेंट है वर्कर्स का, वो यहाँ पर इंडल्ज है आपके ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों में, ठीक है। तो फूड क्राफ्ट जो इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, वो यहाँ पर पीपल्स जो है यहाँ पर जो इंगेज है, जो सर्विस प्रोवाइडर है
है ना, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, टूरिज्म के सेक्टर में, चाहे वो होटल्स हो, रेस्टोरेंट, तो उनको ट्रेनिंग देंगे, ये उसमें ये इंगेज रहेंगे, ये दोनों आपके जो आपके संस्थान है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ओर ये जो आपके जो भी पीपल्स है वो आपके एसोसिएटेड है छोटे छोटे होटल से, ढाबा से, है ना, ट्रैवल एजेंसीज, तो उनको भी वो स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनको भी अवेयर करेंगे, है ना, कि किस तरीके से वो कांटेक्ट करें टूरिस्ट को, और टूरिज्म सेक्टर में किस तरीके से इंडल्ज हो, है ना, विद स्किल्स, है ना, स्किल के साथ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वहां तो नेसेसिटी है ही है स्किल के अपग्रेडेशन की, और स्किल सेक्टर में भी है भैया, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वहां भी स्किल के अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहां पर जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको स्किल्ड किया जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए ये स्कीम लाई गई है, नॉर्मल सी चीज है। जो भी यहाँ पर इंडल्ज लोग हैं उनको किस तरीके से सेवा प्रदाता माना गया इस योजना के अंतर्गत, तो सीधी बात है, जो भी लोग टूरिस्ट को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वो इस योजना के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में सेवा प्रदाता माना जाएगा, ठीक है ना। इसमें रसोईया, सर्वर, वेटर, हेल्पर्स, फ्रंट ऑफिस स्टाफ हो, फूड कियोस्क हो, ढाबा हो, है ना, ये सब जो लोग भी इस क्षेत्र में यहाँ पर संलग्न है उनको यहाँ पर स्टाफ के अंतर्गत माना जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर माना जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो स्किल डेवलपमेंट, जो लोग यहाँ पर जो वर्कर्स आपके इंडल्ज है। दूसरी चीज, जो हमारे भारत देश की विशाल पर्यटन क्षमता है उसको मोबिलाइज करे, उसका दोहन करे, इससे देश की आय भी बढ़ेगी, लोगों की आय भी बढ़ेगी। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो वो पूरे इकोनॉमी के साइकिल पे अपना पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक इतनी पॉपुलेशन है कि हम यहीं पर अगर कंजम्पशन को बढ़ा दे तो जो इंटरनेशनल शॉक है उससे बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे यहाँ नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो होंगे वो सृजित होंगे। उसके साथ साथ जो स्थानीय आबादी है उनको स्पेशलिस्ट भी बनाया जा सकेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर भाषा का पाठ्यक्रम वगैरह भी शामिल होगा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि भाषा वगैरह टूरिस्ट से बात करना है तो कई सारी लैंग्वेजेस का भी ज्ञान होना चाहिए हमको। उसके बाद जो पर्यटन क्षेत्र के लाभ है उनके बारे में अवेयरनेस प्रदान करना ग्रामीण क्षेत्रों में भी। यहाँ पर जो ट्रेनीज की जो मिनिमम एज रखी गई है 18 ईयर्स या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके बाद ये जो योजना है वो पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन कार्यालय और होटल प्रबंधन संस्थान और खाद्य शिल्प संस्थानों के द्वारा जो है कार्यान्वित की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कोर सेक्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो भारत में जो है 8 प्रमुख कोर क्षेत्र हैं। इसमें उत्पादन की बात करें तो मार्च में 4.3% की वृद्धि हुई है, जो फरवरी में दर्ज की गई थी 6% की वृद्धि, उसमें से थोड़ा कम है ना। लेकिन लास्ट 5 मंथ्स की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट ये आपकी ग्रोथ जो है रेट को दर्शाता है। कोर सेक्टर का मतलब, कोर मतलब बेस, तो इसको ऐसा समझिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये फाउंडेशन है कोर सेक्टर, जिन पर अन्य जो सेक्टर है वो डिपेंडेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर जो है डिपेंडेंट है फर्टिलाइजर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपका डिपेंडेंट है सीमेंट में, है ना, और स्टील प्रोडक्शन, है ना। तो ये सब जो है कोर मतलब बेसिस, जिसपे अन्य जो है आपके और उद्योग उन पर क्या है डिपेंडेंट है, आश्रित है। तो यहाँ जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का हमारा इंडेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद भी होना चाहिए हमको बिल्कुल। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस है आपका, ठीक है ना, सी से 2 याद करिए, कोल, क्रूड ऑयल। उसके बाद नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। 8 कोर जो सेक्टर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 40.27% टोटल आईआईपी का, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। आईआईपी क्या होता है बताइएगा, इसको कौन प्रिपेयर करता है ये भी बताइएगा। ये इंडेक्स जो है आई गया कि ये जो प्रिपेयर करता है वो ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसको मंथली पब्लिश किया जाता है, बेस ईयर जो है 2011-12 का इसमें। इसको यूज करता है आरबीआई भी, जो फाइनेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, तो आरबीआई भी यूज करेगा, बिल्कुल करेगा ही। इसमें जो हाईएस्ट वेटेज है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्शन का है, और लोएस्ट वेटेज जो है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का, ये याद रखिएगा। इसी तरीके के जो स्टेटमेंट है वो यूपीएससी बनाता है, और हमको हाईएस्ट और लोएस्ट याद ही होना चाहिए। कोर सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या, तो कोल जो है वो इंक्लूडेड है इसमें, है ना, जिसमें कोल प्रोडक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन उसमें एक्सक्लूजन किसका है, कोकिंग ऑयल का। कोयला शामिल है, लेकिन कोकिंग कोल को छोड़कर जो कोयला उत्पादन है वो सम्मिलित किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड किया जाता है, इसमें एक्चुअल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, है ना, इसको शामिल किया गया, और जो भूटान से हम इंपोर्ट करते हैं वो भी। क्रूड ऑयल के अंतर्गत जो टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उसको यूज किया जाता है ना। और सीमेंट के अंतर्गत जो प्रोडक्शन है सीमेंट का, लार्ज प्लांट और मिनी प्लांट दोनों को इसमें एम्बेडेड किया जाता है। नेचुरल गैस, जो आपका टोटल नेचुरल गैस प्रोडक्शन है उसको शामिल किया जाता है। स्टील की अंतर्गत बात करें तो जो प्रोडक्शन है अलॉय का, नॉन अलॉय स्टील
स्टील्स का, केवल उनको ही इसमें शामिल किया जाता है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें टोटल रिफाइनरी प्रोडक्शन को जो है इंक्लूड किया जाता है। फर्टिलाइजर जो है उसके अंतर्गत यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम जो आपका है ना, कैल्शियम है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, डाई अमोनियम फास्फेट है, कॉम्प्लेक्स ग्रेड फर्टिलाइजर और सिंगल जो सुपर फॉस्फेट है, इन सबको जो है उसमें सम्मिलित किया जाता है। लास्ट आर्टिकल है आज का, हीट वेव्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी लगातार जो है गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो दुनिया भर में अत्यधिक जो है हीट वेव्स की जो है वो वहां पर क्या की जा रही है, बोला जा रहा है कि कई सारी हीट वेव्स जो है पूरे वैश्विक मतलब संदर्भ में देखा जाएगा, क्योंकि लगातार तापमान राइज हो रहा है, नॉर्मल सी चीज है। तो 21वीं सदी के शुरुआत से अभी तक आप देखेंगे तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वहां पर उन्नयन देखा गया है। अब ये जो बदलता मौसम पैटर्न है उसमें सीधी बात है कि ये कपल हो जाता है आपका एल नीनो इफेक्ट से, तो इससे एशिया में और ज्यादा तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो है हाई ह्यूमिडिटी जो है इसके साथ मिलके और भी जो है खतरनाक स्थिति को क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। तो इससे जो है तापमान के प्रभाव का सीधा सीधा ऋणात्मक प्रभाव मानव शरीर में, फसलों में, सब में देखा जाता है। हीट वेव क्या होती है, तो ये एक पीरियड में चलती है, ठीक है। आपने देखा होगा सीजनल विंड क्या होती है, क्या ये सीजनल विंड है या परमानेंट विंड जो होती है वो क्या होती है, सीजनल विंड क्या होती है ना, ये बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, और आंसर लिख के दिखाया करिए आप लोग, कितना टाइम लगता है उसको लिखने में, है ना। विनम्र आग्रह मेरा, ये सब किया करिए, फीडबैक देते हैं तभी जो है मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर सीधी बात है, अगला जो यहाँ पर बात बताई जा रही है तो सीधी बात है, एक ऐसी हाई टेम्परेचर हीट वेव जो होगी वो हाई टेम्परेचर होगा उसमें, तो एक निश्चित टाइम पे चलेगी ये, मार्च अप्रैल वाले टाइम पे आप देखते हैं, मार्च से लेकर जून के टाइम पे ये देखा जाता है ना। तो ये आपका कैसा सीजनल टाइप की विंड हो गई ना एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, समर सीजन में लगभग देखा जाता है ये ज्यादातर, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखा जाएगा। क्यों, यहां पर ज्यादा आपका जो है रेत वाली जगह है क्या, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी भागों में ये देखा जाता है ना, जब टेम्परेचर भी ज्यादा होती है और ये आपकी हीट वेव्स देखी जाती है, असामान्य रूप से वहां पर इसका फ्लो देखा जाता है। ये जो लहरें हैं ये आमतौर पे मार्च से जून के बीच होती हैं, कभी कभी जो है जुलाई तक भी ये आपका देखी जाती है, नॉर्मल सी चीज है। अब एक्सट्रीम टेम्परेचर, उसका रिजल्टेंट एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस है उसमें उस पर जो है एडवर्सली इंपैक्ट पड़ेगा, ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, लोगों के आम जीवन पर, है ना। जो आपका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है उसको भी देखा जाता है, कई बार जो है इससे डेथ वगैरह भी देखी जाती है। काफी पुराना टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें जो आईएमडी है हमारा भारतीय मौसम विभाग, उसने कई तरीके के मानदंड भी तय किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो क्या मानता है कि हीट वेव क्या होती है, तो उसमें ये माना जाता है कि अगर मैदानी एरिया है वहां पर अगर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आपका वो जो है पहुंच जाएगा एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो बोलेगा भैया कि यहाँ हीट वेव की कंडीशन है। प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं, कोस्टल एरिया की बात करेंगे तो उसमें बोला है कि 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपका हिली रीजन की बात करें तो 30 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है हीट वेव के लिए, तो सीधी बात है, पहली बात तो ड्राई एयर होनी चाहिए, है ना, उसी से जो है एप्रोप्रिएट फ्लो पैटर्न बनेगा जो ट्रांसपोर्ट करेगा हॉट एयर को ओवर द रीजन, जिस भी रीजन में है ना, राजस्थान में, मध्य भारत में, है ना, उत्तर भारत में, ये आप देखते होंगे मार्च अप्रैल के महीने में, और अभी जो है आप फील भी कर रहे होंगे इसमें। तो इसके लिए जो एक तो पहली चीज ये समझिए कि इसके फ्लो होने के लिए हीट वेव्स के जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां मॉइस्चर जो है बिल्कुल एब्सेंस होना चाहिए। अगर मॉइस्चर वहां होगा तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा टेम्परेचर राइज होने में, ठीक है ना। तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी बात, यहां पर जो स्काई है वो क्लाउडलेस होना चाहिए, है ना, मतलब बादल रहित होना चाहिए, सीधी बात है, ताकि मैक्सिमम इंसुलेशन को वो क्या कर सके, अलाउ कर सके। नॉर्मल से पॉइंट है, बिल्कुल देख जाइएगा इनको। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, तो सीधी बात है, कभी कभी जो है वो एक्सेप्शनल कंडीशंस में भी जो है ये आपकी फ्लो होनी दिखाई देती है, नॉर्मल सी चीज है। अब जो गर्मी की लहरें हैं वो नॉर्मल जो आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट से वो आपका डेवलप होके धीरे धीरे ईस्टर्न साइड और सदर्न साइड में फैलती है, लेकिन वेस्ट की ओर नहीं जाती। उसका कारण सीधी बात यह है कि आप जो प्रिवेलिंग विंड्स की बात करेंगे ना, जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं वो क्या है आपकी वेस्टर्ली, और वेस्टर्ली टू नॉर्थ वेस्टर्ली, है ना, तो पश्चिम से उत्तर पश्चिम, है ना, इसलिए जो है वो उधर की ओर जो है उनका फ्लो नहीं देखा जाता है। नॉर्मल सी चीजें, कंटेक्चुअल पार्ट है, मैंने ज्योग्राफी की सीरीज में पढ़ाया, और अगर किसी दिन और टॉपिक आता है कोई विंड से रिलेटेड तो उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको देख जाइएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। इसके प्रभाव क्या होंगे, तो डिहाइड्रेशन होगा, हीट क्रैम्प्स होती है, थकावट होती है, हीट स्ट्रोक होती है ना, वाटर लॉस हो जाता है, तो वैसे भी एनर्जी हम कम फील करते हैं।
नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो रिलेटेड है एमसीक्यू से। तो इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे के संदर्भ में यहाँ पर एमसीक्यू बनाया गया, बताना है कौन से जो है यहाँ पर विकल्प सही है, सही स्टेटमेंट्स को पिक करना है। पहला ये कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 28 अप्रैल को, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि इसका एम है इनकरेज करना इक्वल पार्टिसिपेशन गर्ल्स का भी किसमें, आईसीटी टेक्नोलॉजीज में, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरी बात यहां पर जो लिखी गई है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है इसको ऑब्जर्व करता है, बिल्कुल ठीक है। इस साल की जो थीम है वो एक्सेस एंड सेफ्टी है, बिल्कुल ठीक है। चारों के चारों स्टेटमेंट, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि सही ही बताना था हमको यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है इसमें पूछा जा रहा है कि यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो आपके ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर है सर डेविड एटनबरो, है ना, पहले भी इनका आपने नाम सुना होगा, तो इनको जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है वहां पर सम्मानित किया गया, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये जो यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और हमको जो है आपका सही विकल्प का ही चयन करना था, इसलिए बोथ आर करेक्ट, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर एमसीक्यू है और लास्ट एमसीक्यू है आज का, तो यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने डिसाइड किया है कि सेलिब्रेट करेंगे 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो ऑर्गेनाइज करेंगी मोर देन 5000 एलपीजी पंचायत, किस ओकेजन में, तो उज्ज्वला दिवस के संदर्भ में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फ्लैगशिप स्कीम भी रही है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि उत्तर प्रदेश के बलिया में ये जो उज्ज्वला योजना है, कौन सी स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, इसको लॉन्च कब किया गया था, 1 मई 2016 को, बलिया उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट और सही बताना था, तो इसका भी आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव भी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट एक और आपका एमसीक्यू है जिसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। लास्ट है आपका इंटरनेशनल जो आपका लेबर डे है उससे रिलेटेड है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस से रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा आपका ट्रू है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि हर साल 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसको वर्कर्स डे और मे डे भी के रूप में भी जाना जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसको पहली बार जो सेलिब्रेट किया गया था 1 मई 1890 को किया गया था, बिल्कुल ठीक है। और भारत में जो भारतीयों ने पहला मजदूर दिवस मनाया था चेन्नई में 1923 में बनाया था, तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहां भी ट्रू है, सही ही बताना था, तो इसका आंसर भी आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। और इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।